नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड्यूसीजा लर्निंग पर। आज मैं आपके सामने हिंदी का एक पाठ एक दिन की बादशाहत जो कि कक्षा 5वीं विषय हिंदी का पाठ है, उसके शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। शब्दार्थ। पहला शब्द है बादशाह। बादशाह यानी कि राजा। फिर है कव्वाली। कव्वाली जो होता है वह होता है भजन का सूफी प्रकार। उसके बाद है आपा यानी कि बड़ी बहन या दीदी। झिंझोड़कर यानी कि हड़बड़ाहट के साथ। पाबंदी जिसका अर्थ होता है कि रोक लगा देना। तकरार यानी विवाद या फिर झगड़ा। अपनी मर्जी से चूं भी न कर पाना। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अपने दिल से कुछ भी न कर पाना। हाँकना जिसका अर्थ है भेजना। चूजे चूजे यानी कि मुर्गी के बच्चे, जैसे आपको चित्र में दिख रहे होंगे छोटे छोटे। लिहाजा इसलिए। अब्बा यानी पिताजी। खिदमत यानी कि सेवा में। दरखास्त पेश करना यानी कि अर्जी रखना या प्रार्थना पत्र। अधिकार यानी हक। उधम मचाना यानी कि शोरगुल करना, शोर करना। इकरार का अर्थ होता है स्वीकार करना। किस्म यानी कि प्रकार। झापड़ रशीद करना यानी कि थप्पड़ मारना, आपको चित्र में दिख रहा होगा। बादाम का हरीरा जिसका मतलब होता है कि दूध में बादाम, मावा आदि डालकर बनाया गया पेय। तौबा यानी हद। खानसामा यानी कि रसोइया जो खाना पकाता है। कहर का अर्थ होता है आपत्ति। तरमाल का अर्थ होता है घी, दूध, मक्खन आदि। मांजना यानी कि साफ करना, जैसे कि बर्तन मांजना। गुसल खाना जिसका मतलब होता है स्नानघर, जहां पर हम रोज स्नान करने जाते हैं। गत यानी कि हालत। शेव यानी कि दाढ़ी, जो आपको चित्र में दिख रही होगी। गजल यह एक प्रकार का गीत होता है। लहक्कर यानी कि खुश होकर। तुनक्कर यानी कि गुस्से में। सालन सालन होता है कि साग या आदि की मसालेदार तरकारी, सब्जी। पंजे झाड़ के यानी कि बुरी तरह से। खून की घूंट पीना यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है गुस्सा मन में दबा लेना। दालान आपको चित्र में दिख रहे होंगे। दालान का अर्थ है बरामदा। खाकसार खाकसार यानी नाचीज या गरीब इंसान। इजाजत इजाजत का अर्थ होता है अनुमति लेना। दराज दराज मतलब विराजमान। निहायत यानी कि बहुत अधिक। गारत जिसका अर्थ होता है खराब।
शिकने दुरुस्त करना यानी कि सलवटों को सही करना। अब आते हैं प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो पेज नंबर 81 पे जो प्रश्न दिए गए हैं वह है, अन्ना ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? तो अन्ना ने बच्चों के मन में चलने वाले भावों को जानने के लिए उन्हें एक मौका देने की बात सोचकर बात मान ली और वे उस वक्त बहुत अच्छे मूड में भी थे। वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा, यानी कि आरिफ, अम्मा और दादी ने वह दिन बीत गया उसके बाद क्या सोचा होगा? तो आरिफ ने सोचा होगा कि मैंने एक दिन के लिए सब पर हुक्म चला दिया, अब मुझे संभल कर रहना चाहिए। अम्मा ने सोचा होगा कि जब बच्चों को खाने में मीठा इतना पसंद है तो आज से रोज खाने में एक मीठा पकवान भी बनाना चाहिए। और दादी ने सोचा होगा कि शायद उन्हें इतना अधिक बादाम का हरारा पीने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बात, अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या क्या करोगी? तो अगर मुझे एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो मैं सबको जल्दी उठाकर बगीचे में सैर करने ले जाऊंगी। मम्मी के साथ मिलकर मेरा मनपसंद नाश्ता बनाऊंगी और मेरे मनपसंद टीवी कार्यक्रम को देखूंगी। आप यहाँ कोई और उत्तर भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से इनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? तो पहले देखते हैं कि बिना शिकायत करने वाले काम, जैसे कि समय पर उठना व सोना, देर तक दोस्तों के साथ कव्वाली न गाना, घर में उधम न मचाना, घर से बाहर न घूमना, दादी को तंग न करना आदि। और अब देखते हैं कि इन कामों के लिए मना कर देना चाहिए, जैसे कि आरिफ का गाना गाना, अपने मनपसंद कपड़े पहनना, खाने में मीठा पसंद करना आदि। आइए आगे चलते हैं। तरकीब, दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तो तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? तो मेरे विचार से वे तरकीबें सोचते होंगे कि अपनी समस्या बड़ों के सामने कैसे रखें और घर का कौन सा बड़ा सदस्य उनकी मदद के लिए राजी होगा। दूसरा प्रश्न है, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? उनका अब्बू के सामने एक दिन के लिए बड़ों के सारे अधिकार मांगने और बड़ों को छोटा बनाने की प्रार्थना से इच्छा पूरी हो गई। तीसरा प्रश्न है, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो? हाँ, हम उनको सुझा सकते हैं, जैसे कि उन्हें अपनी दादी माँ को प्यार से अपनी समस्या बतानी चाहिए थी कि कैसे पूरे दिन बड़ों की रोक टोक के चलते उन्हें परेशानी हो रही है। दादी घर में सबसे बुजुर्ग होने के नाते सबसे इनकी समस्या का समाधान करवा सकती थी। आगे है अधिकारों की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। तो अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे?
अम्मी के जो अधिकार है वह आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। दूसरा है, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? नहीं, उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे। उन्हें अपनी परेशानी दादी, अब्बा और अम्मी को विनम्रता से बतानी चाहिए थी। आगे है, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? तो उन्होंने तो अम्मी के बहुत से अधिकार छीने थे, जैसे कि खाने के लिए पकवान बनाने का अधिकार, कव्वाली के दौरान उन्हें टोकने का अधिकार, थप्पड़ मारने का अधिकार, खाने की मेज से उठकर उन्हें दंत मंजन करवाने का अधिकार। आगे है बादशाहत। बादशाहत क्या होती है? चर्चा करो। तो पुराने समय में जब बादशाह अपने हिसाब से प्रजा को हुक्म देते थे और प्रजा उन्हें बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेती थी, उसी को बादशाहत कहा गया है। तुम्हारे विचार में इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। तो इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत इसलिए रखा गया है क्योंकि आरिफ और सलीम को लगता था कि वे रोज गुलामों की जिंदगी काट रहे हैं। जब एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दिए गए तो वह एक दिन की बादशाहत जैसा हो गया। और हम अपने मन से इस कहानी का शीर्षक एक दिन का राजा यह भी दे सकते हैं। कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? उसका उत्तर ये बनेगा कि वैसे तो एक दिन की बादशाहत आरिफ और सलीम को दी गई थी, लेकिन एक दिन का असली बादशाह अब्बू बने थे। अब्बू के कहने पर ही घर के बाकी के सदस्यों ने एक दिन के लिए अपने अधिकार त्यागे थे, इसलिए अब्बू ही घर के असली बादशाह थे। आगे है तरमाल। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने पास न रख सकती थी। तो प्रश्न है कि कहानी में किन किन चीजों को तरमाल कहा गया है? तो कहानी में मक्खन, अंडे आदि को तरमाल कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, इन चीजों के अलावा और किन किन चीजों को तरमाल कहा जा सकता है? तो जैसे कि मिठाई, पराठा, घी, पनीर, हलवा, जो आपको चित्र में देख रहे हैं, आदि चीजों को आप तरमाल कह सकते हैं या तरमाल कहा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, कुछ ऐसी चीजों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। तो ऐसी चीजें हैं जैसे कि करेले की सब्जी, लौकी की सब्जी, खिचड़ी आदि मुझे तरमाल नहीं लगती। चौथा प्रश्न है कि इन चीजों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? सुझाव। तो मैं इन चीजों को फीका माल नाम देना चाहूंगी। अगर आप चाहे तो यहाँ कोई और नाम भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है मनपसंद कपड़े। बिल्कुल इसी तरह तो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। तो प्रश्न ये है कि तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा। उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? तो हमारे पास भी हमारे ऐसे बहुत से मनपसंद कपड़े होते हैं, हमें उन्हीं के बारे में बताना है।
जैसे कि मुझे मेरा सिल्क का शर्ट अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वह कपड़ा बहुत ही नर्म और मुलायम है और उसमें काफी चमक भी है और वह पहनने में भी बहुत आरामदायक है। आप चाहो तो किसी और कपड़े के बारे में भी लिख सकते हो। आगे है, कौन कौन सी चीजें बिल्कुल बेकार लगती है? जैसे कि पहनने की चीजें, तो मुझे स्वेटर और टोपी पहनना बिल्कुल बेकार लगता है। खाने पीने की चीजों में मुझे करेले की सब्जी, लौकी की सब्जी बेकार लगती है। करने के काम में कपड़े धोना और बर्तन धोना बहुत ही बेकार लगता है। और खेल में मुझे कबड्डी और खो खो बहुत ही बेकार लगता है। आप भी इसमें अब आपको जो चीजें बेकार लगती है वह लिख सकते हैं। आगे है हल्का भारी। पहला प्रश्न है, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? तो यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वजन ज्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, या साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी? तो इसका सही उत्तर है साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। आगे चलते हैं। आगे है भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। तो ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है। इनमें क्या अंतर है यह हमें बताना है। तो जैसे कि भारी साड़ी का अर्थ होता है कि जिस पर बहुत अधिक कढ़ाई का काम किया गया हो। भारी अटैची का अर्थ होता है कि जो उठाने में ज्यादा या भारी वजन वाली हो। भारी काम का अर्थ होता है कि बहुत मुश्किल काम हो। और भारी बारिश का अर्थ होता है कि बहुत तेज बारिश हो रही हो। ऐसे ही होता है कि तीसरा प्रश्न है कि भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो। तो जैसे हमने भारी से बनाया, ऐसे हमें हल्का से बनाना है। जैसे कि हल्की साड़ी, तो अर्थ होता है उसका कि जो साधारण हो या सस्ती हो। दूसरा है हल्की अटैची, यानी कि उठाने में कम वजन वाली हो। तीसरी है हल्का काम, यानी कि जिस काम को आसानी से किया जा सके। और आखिरी है हल्की बारिश, यानी कि धीरे धीरे मध्यम मध्यम रिमझिम होने वाली बारिश।